नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वायरमैन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक स्थिर डिवाइस मतलब ट्रांसफार्मर में एक स्थिर डिवाइस है। स्थिर डिवाइस से मतलब जैसे कि इंडक्शन मशीन या डीसी मशीन में एक रोटर मूवेबल भाग होता है। इस तरह से ट्रांसफार्मर में कोई भी मूवेबल भाग नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर सिंपल एक स्टैटिक डिवाइस कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, इससे क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मतलब है कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को पुनः इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस कहते हैं, जो कि फैराडे के लॉ ऑफ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का ज्यादातर उपयोग सर्किट में वोल्टेज लेवल को स्टेप अप इंक्रीज मतलब ट्रांसफार्मर का ज्यादातर उपयोग जो है वोल्टेज लेवल को बढ़ाने में या घटाने में, स्टेप डाउन बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर मुख्यतः फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे फैराडे साहब ने दिया था। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला भाग है मेटेलिक कोर। मेटेलिक कोर 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 से मतलब वह हुआ जहां पर वाइंडिंग की जाती है, जिसके ऊपर वाइंडिंग प्लेस की जाती है वह कोर होता है। और मेटेलिक मतलब वह जो जिसके ऊपर वाइंडिंग की जा रही है वह कोर जो है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, इसलिए इसे हम मेटेलिक कोर कह रहे हैं। ठीक। वाइंडिंग 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 की मदद से ही ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर एक्शन मतलब वोल्टेज को एक लेवल से बढ़ना तथा दूसरे लेवल पे कन्वर्ट होना, एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज होना, यह वाइंडिंग के द्वारा ही होती है। इसमें मुख्यतः दो तरह की वाइंडिंग होती है, जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बुशिंग और टर्मिनल्स। जी, ये बुशिंग और टर्मिनल्स ये कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा एक टर्मिनल्स जो है एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग, मतलब कि जहाँ से इनकमिंग दे रहे हैं या आउटगोइंग ले रहे हैं, उन दोनों पर ट्रांसफार्मर के बाह्य कनेक्शन मतलब बाहर से जो हम वोल्टेज ले रहे हैं, जहाँ से ले रहे हैं और दे रहे हैं, और आंतरिक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के तारों को एक टर्मिनल्स एक रॉड सी रहती है, रॉड एक कंडक्टिंग रॉड रहती है जिससे कनेक्ट किया जाता है। और साथ में बुशिंग बुशिंग कुछ नहीं, बुशिंग एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, हॉलो इंसुलेटिंग मटेरियल जिसके अंदर वह कंडक्टिंग रॉड फिट रहती है। इसके बारे में डिटेल से हम आगे देखेंगे। ट्रांसफार्मर टैंक, बाहर से जो हिस्सा हमें देखने में दिखता है वह ट्रांसफार्मर टैंक ही होता है, ज़्यादा हिस्सा ट्रांसफार्मर टैंक में ही ऑयल और वाइंडिंग प्लेस्ड रहती है। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जब कार्य करता है तो वह हीट होता है, उस हीट को कम करने के लिए
रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग किया जाता है। कंजर्वेटर टैंक जहाँ पर गर्म तेल ऊपर उठकर आता है और ठंडा तेल नीचे जाता है, यह कंजर्वेटर टैंक यहाँ पर प्लेस्ड होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर, यह कंजर्वेटर टैंक होता है। ब्रीदर ब्रीदर जहाँ से जब ट्रांसफार्मर में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन मतलब सिकुड़ता और बढ़ता है, वह दिखाई नहीं देता है, बट जब साइन वेव मैक्सिमम से जीरो और जीरो से नेगेटिव पे कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम पर ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब फैलना या सिकुड़ता है। उस फैलते और सिकुड़ते टाइम पर जो बाहर से एयर लेनी होती है या बाहर एयर निकालनी होती है, उस दौरान वह क्रिया ब्रीदर के द्वारा होती है। इसलिए इसे ट्रांसफार्मरों का नाक मतलब ट्रांसफार्मर यहाँ से सांस लेती है भी कहा जाता है। बुखोल्ज रिले बुखोल्ज रिले यह ट्रांसफार्मर के आंतरिक भागों में जब कोई फॉल्ट आता है, तो उससे ये सेंस करके सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है। बुखोल्ज रिले कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के बीच में लगा होता है। कूलिंग सिस्टम पावर ट्रांसफार्मर मतलब बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें ऑयल को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम का यूज होता है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यह सिंपल नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, मतलब नेचुरल एयर से इन कूलिंग ट्यूब्स की ऑयल्स ठंडा हो रही हैं, इसलिए नेचुरल एयर कूलिंग ट्यूब्स है। मेटेलिक कोर ट्रांसफार्मर के जिस हिस्से में ट्रांसफार्मर के जिस हिस्से में वाइंडिंग की जाती है, उसे कोर कहते हैं। या हम यूं कहें कि वाइंडिंग वाइंडिंग को जिस जिस कोर के ऊपर जिस धातु के ऊपर प्लेस्ड करते हैं रखते हैं, या उसे उस धातु के सराउंडिंग चारों तरफ जो हम तार को लपेटते हैं वाइंडिंग करते हैं, तो वो जिसके ऊपर करते हैं वह कोर होता है। कोर हमेशा सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। सिलिकॉन एक कोर की मोटाई 0.5 mm होती है। एक कोर की मोटाई यहाँ पर एक कोर से मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो कई सारे कोर इधर से यहाँ तक कई सारे कोर होते हैं। तो यह कई एक कोर की मोटाई 0.5 mm होती है। हर एक कोर जो एक कोर की मोटाई 0.5 mm थी, उस कोर को फुल लेमिनेशन मतलब इस भाग से भी और इसके पीछे वाला भी जो भाग होगा, वहां पर भी हम दोनों साइड से फुल लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन करने से क्या होगा, हमारा एडी करंट हम कोर को लेमिनेशन करने से और उसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स 0.5 mm के स्ट्रिप फॉर्म में करने से हमारा एडी करंट लॉस कम होता है। और सिलिकॉन स्टील कोर हमने ऊपर देखा था, अभी सिलिकॉन स्टील कोर यूज करने से हमारा हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर कोर कई तरह के होते हैं। ये एल कोर एल और ये उल्टा है, एल कोर कहलाती है। यह यू शेप का दिख रहा है, यह यू एंड आई यू आई कोर। यह ई शेप में दिख रहा है, ई ई आई कोर। यह ई कोर। यहाँ पर यह एल एल यू आई एल एल और यू आई कोर जो है से बने ट्रांसफार्मर कोर टाइप लेमिनेशन होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और जहाँ पर ई आई और ई टाइप के कोर्स यूज करके वाइंडिंग्स की जाती है और ट्रांसफार्मर निर्माण किया जाता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। वाइंडिंग वोल्टेज वोल्टेज और करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल में बदलने का काम ट्रांसफार्मर
में वाइंडिंग का ही रहता है। मतलब ट्रांसफार्मर केवल और केवल वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल, निम्न लेवल से उच्च लेवल, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। केवल वोल्टेज, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफार्मर, और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कांस्टेंट पावर, ट्रांसफार्मर की पावर जो है फिक्स होती है। जो हम जब भी देखते हैं उसकी रेटिंग, तो केवीए एमवीए में ट्रांसफार्मर रहता है, मतलब उसका वोल्ट एम्पियर जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वह फिक्स होती है। जब ट्रांसफार्मर की रेटिंग, पावर रेटिंग फिक्स रही, अर्थात उसका पावर फिक्स था, जब उसका पावर फिक्स था और हमने वोल्टेज को कम और ज़्यादा प्राइमरी में एक लेवल से दूसरे लेवल पर कन्वर्ट किया, तो जब हमने पावर हमारी फिक्स थी, हम जानते हैं P इक्वल टू वी आई, P = V I, हमारा पावर फिक्स था। हम वोल्टेज को कम और ज़्यादा करेंगे, हम वोल्टेज को जब कम करेंगे तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और जब हम वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो हमारी करंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जिससे हमारा पावर कांस्टेंट बना रहेगा। तो ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है। पावर इसमें चेंज नहीं होता है, ना फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। ओनली और केवल वोल्टेज एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट होते हैं। वोल्टेज के कन्वर्ट होने के कारण, कांस्टेंट पावर डिवाइस होने के कारण करंट ऑटोमेटिक कम और ज़्यादा होता है। यह केवल वाइंडिंग की मदद से ही होता है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर चाहे वह ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो, थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो, मतलब उसमें केवल एकल फेज, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होगा, उसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर रहेगा, उसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी। ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग को सप्लाई वोल्टेज से जोड़ा जाता है, वह वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। ट्रांसफार्मर के यहाँ पर अगर देखें हम, तो हम यह प्राइमरी वाइंडिंग माने हैं, अर्थात हम यहाँ पर से सप्लाई जोड़ रहे हैं। जिस वाइंडिंग से हम सप्लाई जोड़ते हैं वह प्राइमरी वाइंडिंग होता है, और जिस वाइंडिंग से हम लोड लेते हैं या हमारा लोड जुड़ा होता है, वह वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाता है। जिस तरफ लोड लगा रहता है वो वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। जहां पर जिस एंड का, ट्रांसफार्मर के जिस तरफ का वोल्टेज कम होगा वह लो वोल्टेज होगा। यहाँ पर हम देख पाएंगे, इस फिगर में हम देख पाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है एज कंपेयर इधर साइड। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, तो जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है वहाँ पर का वोल्टेज लो होगा। दैट इज ट्रांसफार्मर रेशियो के थ्रू, उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसलिए यहाँ पर का वोल्टेज लो वोल्टेज होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसलिए यह हाई वोल्टेज होगा। ये अर्थात हम कह सकते हैं यह लो वोल्टेज और यह साइड हमारा हाई वोल्टेज। इससे हम एक चीज और कंफर्म होता है हमारा कि सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग हमारी लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है, अर्थात सप्लाई हम लो वोल्टेज को भी दे सकते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को भी दे सकते हैं। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एंड, हम सपोज करें डिस्ट्रीब्यूशन एंड है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड में हमें 440 वोल्ट या 240 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम, जबकि हमारा ट्रांसमिशन साइड से हमारा हाई वोल्टेज आ रहा होता है, तो हाई वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन साइड में हमें वहाँ चेंज करना होता है, तो वहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी,
और लो वोल्टेज हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। सेम इसके विपरीत अगर हम ट्रांसमिशन एंड में जाते हैं, ट्रांसमिशन एंड में हम देखते हैं कि वहां पर 220 वोल्टेज आती है, 220 बटे सपोज 66 है, तो वहां पर 220 वोल्टेज हमारी हाई वोल्टेज हो जाएगी, 66 वोल्टेज हमारी वहां पर लो वोल्टेज हो जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी सप्लाई हम किसी भी एंड में लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज किसी भी एंड में हम सप्लाई वोल्टेज को भी लगा सकते हैं और लोड को भी लगा सकते हैं। टर्मिनल्स एंड बुशिंग। ट्रांसफार्मर, टर्मिनल्स एंड बुशिंग, यह चित्र में हम देखेंगे, यह जो कंडक्टिंग मटेरियल रॉड सा होता है, यह टर्मिनल्स रहते हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों के अलग अलग। ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जहां पर कनेक्शन किए जाते हैं, फिर चाहे वह प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड हो, वहां पर ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ कुछ टर्मिनल्स निकले होते हैं जहां पर कनेक्शन किए जाते हैं। इन टर्मिनल्स को ही टर्मिनल, अर्थात जहां पर यह हाई वोल्टेज के लिए होगा और यह लो वोल्टेज, यहाँ पर लो वोल्टेज के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कथनानुसार जहां पर कनेक्शन किए जाते हैं, फिर वह चाहे हाई वोल्टेज हो, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो जहां पर ट्रांसफार्मर के तारों का बाहर कनेक्शन किया जाता है, वह टर्मिनल के ऊपर ही, टर्मिनल के साथ ही किया जाता है, उसे ही हम टर्मिनल कहते हैं। पर यह टर्मिनल, इस टर्मिनल के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर लगा रहता है, जिसे हम बुशिंग के नाम से जानते हैं। यह बुशिंग एक हॉलो इंसुलेटर रहता है। हॉलो इंसुलेटर मतलब खोखला इंसुलेटर। इसके अंदर एक कंडक्टिंग मटेरियल रॉड पूरा ऊपर से और अंदर तक वाइंडिंग तक गई होती है। वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ अंदर टर्मिनल पे कनेक्ट होता है और बाहर का सिरा बाहर टर्मिनल पे कनेक्ट होता है, और इसे चारों तरफ इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया गया होता है। यह इंसुलेटिंग मटेरियल ही बुशिंग कहलाता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से जुड़े होते हैं, और इन्हीं के जरिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है और लोड ली जाती है। अर्थात सपोज यहाँ पर हाई वोल्टेज हम मानते हैं, हमारा हाई वोल्टेज यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज है, अर्थात सप्लाई वोल्टेज है, तो हम यहाँ पर सप्लाई इन्हीं टर्मिनल्स, इन्हीं एचवी साइड के टर्मिनल्स पे सप्लाई देंगे, तो और हम एलवी वाइंडिंग की टर्मिनल से, अर्थात एलवी टैब वाइंडिंग के टर्मिनल से हम लोड कनेक्ट करेंगे, यह लो वोल्टेज की साइड से ली जाएगी। ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर का जो हिस्सा हम बाहर से देखने को मिलता है, वह ट्रांसफार्मर टैंक कहलाता है। ट्रांसफार्मर टैंक अर्थात जो हिस्सा हम बाहर से देखते हैं, तो जो सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा दिखाई देता है हमें, वह सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा हिस्सा ट्रांसफार्मर टैंक ही होता है। ट्रांसफार्मर टैंक एक खाली टैंक होता है जिसमें वाइंडिंग रखी रहती है, और वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर ऑयल से पूरा भर कर रखा जाता है। ट्रांसफार्मर टैंक खाली टैंक होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रखी होती है। अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग इस्तेमाल की जा रही है, तो इस ट्रांसफार्मर के टैंक में ऑयल भी भरा रहता है, ताकि वाइंडिंग को कूल रखा जा सके। अर्थात जो हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा था, और उस ट्रांसफार्मर की अंदर की जो वाइंडिंग थी वो ऑयल से डूबी हुई थी,
तो इसमें जो ऑयल का इस्तेमाल किया गया था वह ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए किया गया। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब ट्रांसफार्मर अपना काम कर रहा होता है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कुछ हीट लॉस होते हैं। जब ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा होता है जब ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा होता है अर्थात ट्रांसफार्मर के इनपुट में सप्लाई वोल्टेज और आउटपुट में लोड दोनों कनेक्ट हों, तब ट्रांसफार्मर उस समय कार्य कर रहा होता है। उस समय ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से करंट और वोल्टेज गुजरते हैं। करंट हाई वोल्टेज और हाई करंट गुजरते हैं जिस कारण से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और वह हीट प्रोड्यूस होने के कारण ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग गर्म होते हैं और हीट लॉस करते हैं और कभी-कभी ज़्यादा हीट होने पर इनके वाइंडिंग जल भी सकते हैं। इसलिए इसे ठंडा रखने के लिए इसके वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग किया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा करने का कोई प्रावधान ना हो तो हीट लॉस की वजह से कुछ ही समय के बाद ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर के ऑयल की इस्तेमाल किया जाता है। जैसा हमने अभी भी बताया कि ट्रांसफार्मर जब वर्किंग कंडीशन पे होता है, कार्य कर रहा होता है, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उसे कूल ना किया जाएगा तो वह उसकी वाइंडिंग जल जाएगी और हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। इसलिए उसे बचाने के लिए, लॉस कम करने के लिए और हमारी वाइंडिंग ना जले, इसलिए हम उसमें कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। कंजर्वेटर टैंक कंजर्वेटर टैंक हमने देखा था सबसे ऊपर का टैंक। हमने पहले स्लाइड में देखा था शुरू शुरू में ही कंजर्वेटर टैंक सबसे ऊपर का टैंक होता है। यहाँ पर भी यह हमारा ट्रांसफार्मर, यह पूरा नीचे का हिस्सा ट्रांसफार्मर और यह बुशिंग और टर्मिनल्स, इसके ऊपर ये कंजर्वेटर टैंक, यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है। कंजर्वेटर टैंक एक छोटा सा टैंक होता है जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले हिस्से में लगा होता है। ट्रांसफार्मर है यहाँ पर नीचे, ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले हिस्से में कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले हिस्से में लगा होता है। ये टैंक ये टैंक ट्रांसफार्मर से एक पाइप की मदद से जुड़ा होता है। हम देख पा रहे हैं कंजर्वेटर टैंक है और यह ट्रांसफार्मर के ऊपर एक पाइप की मदद से जुड़ा होता है। कंजर्वेटर टैंक को हमेशा ऑयल से आधा भरा जाता है। आधा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डायग्राम में, आधा हिस्से पे ऑयल और आधे हिस्से को खाली रखा गया है जिससे कि एयर मौजूद होता है। कंजर्वेटर टैंक को जिस ट्रांसफार्मर टैंक से पाइप की मदद से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक होल लगा हुआ है जिसे हमने पहले ही पढ़ा था। होल्स रिले, कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर दोनों एक पाइप के थ्रू जुड़े होते हैं, इनके बीच में बुकहोल रिले लगाया गया होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बुकहोल रिले लगा हुआ है। जब ऑयल ट्रांसफार्मर की जब वाइंडिंग्स, हम जानते हैं कोई भी गर्म चीज होती है वह ऊपर उठती है और ठंडी चीज नीचे आती है। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं, इससे यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स जब कार्य कर रही थी तब वह गर्म हो रही थी और जब गर्म हो रही थी तो सराउंडिंग ऑयल उन वाइंडिंगों को ठंडा कर रहे थे। जब सराउंडिंग ऑयल उन वाइंडिंग्स को ठंडा कर रहे थे तब वहां पर उन वाइंडिंग्स की ठंडा करने के कारण उन वाइंडिंग्स की हीट को ऑयल ने एब्जॉर्ब किया जिस कारण से ऑयल भी हीट हुआ। जब ऑयल हीट हुआ तो हीटिंग ऑयल, गर्म ऑयल, हमने अभी समझा गर्म चीज ऊपर उठती है तो गर्म ऑयल
ट्रांसफार्मर में ऊपर की ओर जाएगी और कंजर्वेटर की ठंडी ऑयल नीचे आएगी। तो कंजर्वेटर का एक यह भी एक कार्य हुआ कि वह ठंडे ऑयल को अपने में समाहित करके रखेगी। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा तो कंजर्वेटर के द्वारा ठंडी ऑयल को नीचे भेजा जा सकेगा। दूसरा उपयोग कंजर्वेटर का, कंजर्वेटर को आधा भरा जाता है और वहीं से हम कभी भी ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल गर्म होने के कारण ऑयल लेवल कम हो जाता है और हमारी वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए हम कंजर्वेटर में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल रखते हैं और कंजर्वेटर के थ्रू हम ऑयल लेवल को चेक भी कर पाते हैं कि हमारा ऑयल ट्रांसफार्मर में है या कम तो नहीं हो रहा कहीं। तीसरा ब्रीदर। अभी हमने इसके पीछे देखा, यहाँ पर जब ट्रांसफार्मर यहाँ पर एयर था। ट्रांसफार्मर का ऑयल जब ठंडा और गर्म होगा तो वह भी एक मॉइस्चर क्रिएट करेगा, एक एयर, कुछ एयर बाहर से लेगा जब वह ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी गर्म चीज ठंडी होगी तो वह फैलेगी और जब ठंडी चीज गर्म होगी तो वह सिकुड़ेगी। तो फैलने और सिकुड़ने की क्रिया दोनों होगी, जिस कारण से कुछ एयर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने ब्रीदर सिलिका जेल का प्रयोग किया है, जिसे हम आगे देखते हैं। ब्रीदर सिलिका जेल, यह का क्या ब्रीदर ब्रीदर में हम सिलिका जेल डाल के रखते हैं। जब ट्रांसफार्मर हवा अंदर ले जब ट्रांसफार्मर हवा अंदर ले तो हवा के साथ किसी भी तरह का कोई नमी या धूल कंकड़ ना जाए, इसलिए हमने सिलिका जेल का प्रयोग किया। यह तो स्पष्ट है कि ट्रांसफार्मर में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होने के कारण बाह्य हवा अंदर की ओर जाएगी। तो बाह्य हवा जब अंदर की ओर जाएगी तो उसमें कुछ नमी और धूल के कण भी जाएंगे। तो धूल के कण और नमी ट्रांसफार्मर के ऑयल को नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग, अर्थात इन ट्रांसफार्मर का जो ऑयल इंसुलेटिंग है उसमें नमी मिल के उसे कंडक्टिंग ऑयल बना सकता है, जिस कारण से हमारा सुचालक ऑयल बना सकता है, जिस कारण से हमारा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल सकती है। इस कारण से हमें वहां तक नमी नहीं पहुंचने देनी है। उसके बचाव के लिए हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। सिलिका जेल का कार्य क्या रहता है? सिलिका जेल जब ट्रांसफार्मर हवा अंदर लेती है तब सिलिका जेल हवा में जो भी नमी रहती है, सिलिका जेल का यह कार्य रहता है कि वह नमी को एब्जॉर्ब करती है। तो जो हवा में जो भी नमी रहती है वह हवा की नमी से हवा में से नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है और विदाउट मॉइस्चर एयर को अंदर जाने देती है। तो सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और सिलिका जेल के नीचे फिल्टर लगा रहता है, एयर इनलेट की जगह पे फिल्टर लगा रहता है। यह फिल्टर धूल और नमी के कण को भी रोकती है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल में नमी नहीं आ पाती है और धूल के कण नहीं आ पाते हैं, जिस कारण से हमारा ट्रांसफार्मर लंबे समय तक अच्छा बना रहता है और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी मजबूत रहती है। बुखोल रिले बुखोल रिले बुखोल रिले ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, यह ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक में लगा होता है। अभी हमने देखा था कंजर्वेटर टैंक ऊपर, ट्रांसफार्मर टैंक नीचे, उनके बीच में बुखोल्ज रिले लगा हुआ था। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर के अंदर आंतरिक फॉल्ट से बचाने के लिए यह कार्य करता है। ट्रांस बुखोल्ज एक रिले है। रिले का कार्य होता है सर्किट ब्रेकर को कमांड देना, फॉल्ट को सेंस करना। रिले एक फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस होती है
इसलिए यहाँ पर बुखोल्ज रिले केवल फॉल्ट को सेंस करके सर्किट ब्रेकर को कमांड देगा, यहाँ पर टू ट्रिप सर्किट एंड अलार्म। बुखोल्ज रिले फॉल्ट को सेंस करते ही अलार्म में बजाएगा। अलार्म बजने पर भी ऑपरेटर द्वारा ट्रांसफार्मर को शट डाउन नहीं किया गया तो वह सर्किट ब्रेकर को शट डाउन करने का कमांड देगा। रिले कभी भी रिले कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट को बंद नहीं करता है। रिले केवल फॉल्ट को सेंस करता है। सर्किट को बंद करने का काम सर्किट ब्रेकर का होता है, इसलिए यहाँ पर बुकोज रिले सर्किट ब्रेकर को शट डाउन होने का कमांड देगी जब भी फॉल्ट होगा ट्रांसफार्मर के अंदर। जब ट्रांसफार्मर ऑयल तेजी से कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाता है तो बुकोज रिले के बीच लगे होने बुकोज रिले के बीच में लगे होने से इसके अंदर का प्लंजर पुश होता है जो कि सर्किट कंप्लीट करता है, यानी कि NO से NC बन जाता है। नॉर्मली ओपन नॉर्मल क्लोज्ड, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज बन जाता है और ट्रांसफार्मर से पहले लगे सर्किट ब्रेकर को बंद कर देता है। कूलिंग प्रणाली। ट्रांसफार्मर में कई तरह के कूलिंग हमने अभी तक कई तरह के कूलिंग होते हैं ट्रांसफार्मर में। हमने अभी तक नेचुरल एयर कूलिंग कूलिंग के बारे में देखा था। नेचुरल एयर कूलिंग फर्स्ट जो चित्र था डायग्राम था ट्रांसफार्मर का, जिसमें एयर ट्यूब लगे हुए थे, ऑयल ट्यूब लगे हुए थे। ऑयल ट्यूब के थ्रू नेचुरल एयर के थ्रू ऑयल ट्यूब से ऑयल को कूल किया जा रहा था, जबकि अलग अलग ट्रांसफार्मर अलग अलग रेटिंग के ट्रांसफार्मर में कूलिंग भी अलग अलग तरीके से की जाती है, जैसे कि नेचुरल एयर कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑयल कूलिंग, ऑयल इमर्स्ड कूलिंग, ऑयल इमर्स्ड फोर्स्ड वाटर, ऑयल इमर्स्ड फोर्स्ड एयर कूलिंग। नेचुरल एयर कूलिंग हमने देखा था, ऑयल ट्यूब्स को पतले पतले स्ट्रिप्स पतले पतले स्ट्रिप्स पाइप्स के थ्रू ऑयल को गुजारा जाता है और नेचुरल एयर के थ्रू उन स्ट्रिप्स को ठंडा करने की कोशिश की जाती है, जिस कारण से उसके अंदर बहने वाली ऑयल भी ठंडी होती है। नेचुरल एयर कूलिंग कहलाती है। एयर ब्लास्ट कूलिंग, यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं। इस तरह से उन ट्यूब्स के नीचे और बाजू, सपोज यहाँ यहाँ पर जो ट्यूब्स रहते हैं ऑयल ट्यूब्स के नीचे और ऑयल ट्यूब्स के बाहर एयर फोर्स्ड की जाती है, मतलब बाहर से एयर को अंदर की ओर खूब तेज से प्रेशर से उसमें डाला जाता है फोर्स के थ्रू। जैसे हम फैन एक तरह से फैन लगा के और उसको ट्यूब्स को ठंडा करना। एयर ब्लास्ट कूलिंग में वही होता है कि ऑयल की ट्यूब्स को बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं ट्रांसफार्मर में, जिसकी हवा से उसके ट्यूब्स ठंडे होते हैं और उसके अंदर बहने वाली हवा भी ऑयल भी ठंडी होती है। ऑयल कूलिंग, ट्रांसफार्मर के वाइंड को ऑयल से कूल किया जाता है। ऑयल इमर्स्ड कूलिंग, ऑयल फोर्स्ड वाटर कूलिंग और ऑयल फोर्स्ड एयर कूलिंग, इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने इस प्रशिक्षण का सारांश था। आज हम लोगों ने इस प्रसंग में पावर ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में चर्चा की और उनके कार्यों के बारे में जाना। जो भी ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर के मुख्य मुख्य भाग होते हैं और उनका क्या कर्तव्य होता है, क्या काम होता है ट्रांसफार्मर ऑपरेशन, संपूर्ण ट्रांसफार्मर ऑपरेशन परफॉर्म करने में, कहाँ पर क्या लगा होता है, किसका क्या काम होता है, उसके बारे में हमने आज समझा और जाना। धन्यवाद।